बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लेक्चर नंबर अगर गलत हो तो नीचे लेबल से देख लीजिएगा जनाब। अच्छा जी, तो प्लीज़ बिफ़ोर के मैं आज आपको पहले हम लोग अगला लास्ट चैप्टर शुरू करें, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ज़रा पास पेपर जो रीसेंट पेपर आया हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हम लोगों ने जो पढ़ा है और पेपर कैसे टेस्ट होता है, ठीक है। और आसान क्वेश्चन क्या होते हैं, कैसे पेपर को, जिससे मैं बड़ा शुरू से एक ही बात रटता आ रहा हूँ कि इन चैप्टर्स को पहले करो, इनके क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, तो उन चीज़ों के हवाले से ज़रा। सो ये आपका रीसेंट एग्जाम का पेपर है जी, 8 मार्च 2022 का। मैं ज़रा बॉटम पे चलता हूँ और मैं आपको ज़रा वो क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो आसानी से सॉल्व होके जिनमें नंबर्स आ सकते हैं। तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 पे ज़रा नज़र, सब देख पा रहे हो इजीली? क्वेश्चन नंबर 7 पे ज़रा नज़र कर मारो। मार्क्स हैं 5, 3, 5, 13 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 16, 17 और 18। Under the provision of Anti-Money Laundering Act 2010, explain whether a person may be held accountable for a money laundering offense. Also discuss the possible consequences if he is proven guilty. आपको समझ आ रही है कहाँ से पेपर पूछ रहा है? वो जो possible consequences थे कि मनी को कन्वर्ट कर ले, रीलोकेट कर ले, रीपोजिशन कर ले, वो 3 बातें थी छोटी छोटी सी, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा उसने। और आगे साथ में, जबकि ये बहुत बुरी बात है जो उसे नहीं करनी चाहिए, और उसने क्या पूछा है? पेनल्टी प्रोविजन। याद है आपको 2 तरह की प्रोविजन थी, पेनल्टी थी, क्या क्या? इंडिविजुअल और बुक खुली हुई है, सामने है बुक, देख सकते हो, कोई गुनाह नहीं है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ज़रा खोलो। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आपने ये चीज़ें याद की हों तो ये शायद आसान तरीन क्वेश्चन होगा। देखो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मिल रहे हैं आपको, और आखिर में पेनल्टी भी थी इंडिविजुअल की और कंपनी के केस में अगर फ्रॉड हो तो ऐसे ही था। तो यहाँ पे तो पर्सन की बात की है, तो पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है और कंपनी भी हो सकती है। सो कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया? इसका मतलब अगली बार तो नहीं आने वाला ये भी साथ एजुकेशन मिल रहा है आपको कि ये दोबारा यहाँ से नहीं टेस्ट होगा, अब कुछ और एरिया टेस्ट होगा। तो आप यहाँ पे लीनियंसी ले सकते हो कि ये वाला एरिया अब करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ रही है बात? आगे चलते हैं जी। बेटा कभी क्वेश्चन पेपर रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, ये तो हिस्ट्री है, ठीक है। नहीं, जो पिछले अटेम्प्ट में है वो अगले अटेम्प्ट में नहीं आएगा, ये कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर ने नया पेपर बनाते हुए पिछला सामने रखा होता है, ठीक है। सो एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या ये डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था एसेट्स या इंफॉर्मेशन जो लीक होने जिससे खदशा क्या होगा? लॉस ऑफ लाइफ, जिसमें ISA की एग्जांपल दी थी मैंने आपको, याद है? निकालो ज़रा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और एक दफ़ा देखो डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन 3 मार्क्स की। इसका मतलब अभी चैप्टर 16, 17, 18 तैयार नहीं है। वाह माशाल्लाह। नहीं ऐसे नहीं करो, इतनी जल्दी कराने का मकसद ही ये था कि उसको जितनी दफ़ा रिपीट कर सकते हो करो, ये मकसद थोड़ी था कि आखिरी दिन पढ़ लेना। चलो, सो ये क्लियर हुआ एग्जाम्पल। बी पार्ट, सी पार्ट देखो ज़रा, क्या पूछा उसने? प्रैक्टिसेस। अगर आपको याद हो कंपटीशन एक्ट में 2 तरह का हमने बातें पढ़ी थी, प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस एंड प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स। याद है? प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस में वो क्या कह रहा है? कोई 5 बता दो, कोई 5 निकालो ज़रा। कंपटीशन एक्ट देखो ज़रा, प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस नज़र आ रही हैं आपको? ये वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में आपके लिए परेशानी का बायस नहीं होंगे, कुछ दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप गौर करो तो अभी तक आप कितने मार्क्स कर चुके हो, हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर A, B और C देखें तो टोटल में 13 मार्क्स आप इस वक्त देख रहे हो कि ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ जो याद किया हुआ है वो रिफ्लेक्ट करना। और है कहाँ से? चैप्टर 16, 17, 18, जिसमें मैं बार बार रोता रहता हूँ कि यार आप ये चैप्टर कर लो, यहाँ से 15 मार्क्स आने ही आने हैं। सो 13 तो आगे 2 मार्क्स MCQs में नज़र आएंगे, 15 हो गए। और पल्ले पड़ रही है बात। अच्छा चलो ज़रा और आसान क्वेश्चन देखते हैं, ज़रा थोड़ा समझ आएगा। ज़रा ये क्वेश्चन पे ज़रा नज़र मारो, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो क्या पूछा उसने। कौज़ाए कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, याद है कौन से थे वो? फाइंडर ऑफ गुड, नेसेसिटी सप्लाई, मिस्टेक या कोरिजन में गुड्स डिलीवर हो गई। क्या पूछा उन्होंने? डिस्क्राइब कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स and identify the circumstances
इन विच अ कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म्ड। तो उसने आपसे ब्रीफ में पूछा है कि मुझे सारे बताओ 5 नंबरों के अंदर अंदर, शॉर्ट फॉर्म में, सिर्फ प्रोविजन ऑफ लॉ। एक नंबर की कितनी लाइन लिख सकते, क्या मतलब? ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है। हाँ, मार्क्स को टाइम के साथ लिंक कर सकते हो कि 5 इंटू 1.8। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन 3 नंबर का पूछ के किस तरह। बेटा ऐसा नहीं होगा आपके केस में। कंपनी लॉ में ऐसा होता है, बी लॉ में नहीं होता, बिजनेस लॉ में नहीं होता, कंपनी लॉ में है ऐसा केस, बिल्कुल है। वहां पे आपको लगेगा कि ये 5 नंबर का सवाल ही नहीं है, ये तो ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन फिर आपको ये भी बताऊं कि उस केस में वो बैलेंस करता है पेपर, किसी जगहों पे ऐसे मार्क्स देता है जो शायद ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा दे दिए, इतने तो बनते नहीं, तो वो पेपर बैलेंस कर देता है उसको। ठीक है, सो कितना आसान सवाल है, ऐड कर लूँ इसे भी, फिर इसका मतलब है इस कैलकुलेशन में कि ये भी बड़े आराम से सॉल्व हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए, कितने मार्क्स हो गए? 5 मार्क्स, ये भी आपने कैप्चर कर लिए। आगे चलो ज़रा, ये मुझे आंसर बताना है ज़रा याद करके। मैं कौन सा कह रहा हूँ, पूरा एज इट इज़ बताओ, बस बता दो पहुँच गए हो वहाँ तक कि नहीं पहुँचे। विदाउट कंसिडरेशन हमने प्रोविजन पढ़ी हुई है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसकी कुछ एक्सेप्शन पढ़ी हुई है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, गिफ्ट, टाइम बार डेट। 5 नंबर का सवाल, पहुंच रहे हो? 5 नंबर का ये भी सवाल हो गया। सो ए और बी पार्ट दोनों मिला लो तो 10 मार्क्स तो ये भी मुफ्त के मिल गए। ठीक है, आगे चलते हैं, चलो जरा और देखते हैं आप लोग और मजीद चीजें सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। तो मैं ज़रा आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया हमारा। अच्छा जी, 1 मिनट जी, प्लीज ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 पे नजर मारो, पार्ट ए पढ़ो ज़रा। हाँ, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, जिसमें 2 एग्जांपल्स थी, एक गारंटी की और एक गारंटी की और दूसरी इंश्योरेंस की। जी बिल्कुल। तो उसने क्या पूछा, अंडर द प्रोविजन बताइए, डिस्क्राइब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी डेफिनेशन बता दें, एंड आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस इन विच अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स। जी, अगर आपको याद है वो एक टेबल था आगे जिसमें हमने टाइम वाला टेबल बनाया, नहीं वेजिंग टाइम वाला टेबल बनाया था, हैपनिंग या नॉन हैपनिंग का एक टेबल। जरा प्लीज एग्जाम चैप्टर निकालिए जरा, ये कौन सा है, 5 चैप्टर है, जरा उसमें एक टेबल देखिए। तो मैंने एक टेबल ड्रॉ भी किया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ड्रॉ किया था फ्रॉम द बुक। जी बिल्कुल, कि अगर हैपनिंग को बेस बनाया और इवेंट हैपन हो जाए तो वैलिड, ना हो तो वॉइड। याद आई कुछ बातें? जरा देखिए ये वाला टेबल, आपको याद होगा मैंने टेबल बनवाया था, ये बेटे ने बनाया भी हुआ है मेरा ख्याल है इस तरफ, ऐसे ही है ना। तो ये टेबल पूछा है उसने आपसे 5 नंबर में। बात समझ पा रहे हो? आसान सवाल है, मुश्किल नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जहां पे दिमाग की जरूरत नहीं थी। दिमाग से मुराद ये, मेरे दिमाग से मुराद ये है कि केस स्टडी, कि जहां पे थोड़ा सा टेक्निकल आपको फंसाने की कोशिश करता है। ये फंस नहीं रहे आप, ये आप तब फंसोगे जब आपको आता नहीं, वरना आपको अगर वो याद किया हुआ है या आपको रीडिंग की हुई है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। सो 5 मार्क्स, देखो फिर मुफ्त के नंबर 5 नंबर ऐड कर दो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, अभी तक 5 मार्क्स ऐड हुए हैं। और अगला जरा पार्ट पढ़ो प्लीज। जी हाँ, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की एक्सेप्शन, वो क्या पूछ रहा है आपसे, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंस इन विच अ पर्सन मे बी रिस्ट्रिक्टेड। अच्छा, मे बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, फ्रॉम कैरिंग ऑन अ बिजनेस। जी याद है वो वाली बातें कि अगर आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग में जाने से रोक दो। क्लियर होगी बात? वो तो एक्सेप्शन थी ना, वो एक्सेप्शन नहीं डिस्कस कर रहा, मैं भी गलत बोल रहा था, एक्सेप्शन नहीं है। वो पूछ रहा बता दो, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस इन विच अ पर्सन मे बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम कैरिंग ऑन अ बिजनेस। तो वो इलीगल प्रोसीडिंग वाली रिस्ट्रिक्शन जो वॉइड एग्रीमेंट्स में पड़ी थी। आसान बात, कितने की? 2 नंबर के मुफ्त के नंबर कितने हो गए? 7 मार्क्स, ये भी मिल गए। मैं आपको सिर्फ ये रियलाइज़ करना चाह रहा हूँ कि पैटर्न देखो कि ये सवाल आप लोगों ने पेपर में ढूंढ रहे हैं। अभी तो मैं आपके लिए ढूंढ के ले आया हूँ ना कि देखो 7 पढ़ो 6 पढ़ो, ये आपने काम करना है, ये इजीली हो जाएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है। आप ये क्वेश्चन ढूंढ के पहले सॉल्व करेंगे ताकि भाई मैं जब फियर में होऊंगा, जब मेरे पे प्रेशर है एग्जाम का, जब मैं अभी मेरा हाथ नहीं चल रहा इतनी तेज, मेरा दिमाग मेरे हाथ का साथ नहीं दे रहा है या हाथ मेरे दिमाग का साथ नहीं दे रहा है, व्हाटएवर, तो मैं उस वक्त ऐसे क्वेश्चन करूं जिनमें लॉस होने के चांसेस कम हो, जिनमें मैं एक दफा जब शुरू हो जाऊं तो फिर पूरा रिप्रोड्यूस कर दूं विदाउट एनी प्रॉब्लम।
ये रिप्रोडक्शन क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और ये आप क्या कर रहे होंगे, ये आप ढूंढ रहे होंगे पेपर के अंदर। मेरी बात समझ आ रही है? या आप पेपर में लोकेट कर रहे हो। थैंक यू बेटा। सो अगर आप गौर करो, अभी तक मैंने 30 मार्क्स एमसीक्यूज के ऐड नहीं किए हैं। अभी इसके अलावा हमारे पास एक चीज पड़ी होती है जिसको हम कहते हैं कि ये तो हमने करने ही करने हैं एमसीक्यूज, 30 मार्क्स। सॉरी 15 गलती हो गई जी। सो 15 मार्क्स ये भी पढ़े हैं। और मैंने एक दफ़ा, पता नहीं आप, मुझे अगली क्लास में फील हुआ कि बच्चों को नहीं आइडिया, तो आपको तो मैंने बताया हुआ है कि एमसीक्यूज पेपर पे सॉल्व करने, आंसर बुक के ऊपर, क्वेश्चन पेपर पे किसी ने सॉल्व नहीं करने। ये बात का आइडिया है ना सबको? बेटा आंसर बुक के ऊपर आप लिख के क्वेश्चन नंबर 1 और नीचे लिखेंगे 1 2 3 जो भी 15 है एमसीक्यूज, ठीक है? और ये आप एक पेज पे सॉल्व कर सकते हैं। ये बात मैंने बताई हुई है पहले। जिस मर्जी, जहाँ सवाल शुरू करना है आपने, आपकी मर्जी है। मैं कह रहा हूँ इसके लिए अलग-अलग पेज स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आप एक ही पेज पे सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन करने आंसर बुक पे हैं, क्वेश्चन पेपर पे नहीं करने, ठीक है? चलो, सो ये भी हो गया। जरा अब आगे चलते हैं, मजीद थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ आपका नॉलेज। लें जी, जरा हम आते हैं इस एक केस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है Bromie trader BT is engaged in the business of import, purchase and supply of electronic items. During the year, BT entered into the following contract for the supply of various products. Multiple contracts हैं, A, B, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? हम जरा एक एक करके जरा स्टार्ट करते हैं। चले पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। ये 3 मार्क्स का है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है? जरा ये पढ़िए सवाल। सेकंड का ये वाला पार्ट, सॉरी मैं एक दफा जी प्लीज। तो हमने पढ़ा नहीं था, क्या पढ़ा था सर? अगर इंपोर्ट करेंगे तो वैलिड है, अगर स्मॉलर करेंगे तो इनवैलिड है। तो हमने पढ़ा था कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक लीगल और एक इलीगल। अगर लीगल वाली एग्जीक्यूट हो जाती है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर इलीगल तो वॉइड। 3 नंबर का सवाल। अगला पार्ट पढ़ो प्लीज, और प्लीज दिमाग पे जोर डालें साथ साथ कि मैंने क्या चीज ऐसी पढ़ी हुई है, इससे लिंक करिए। मैं लिंकेज क्रिएट करना चाह रहा हूं। सर एक्सेप्ट कर सकते हैं सर, क्योंकि वैलिड नहीं था, वो void हो गया था। जी, और किसी ने कोई दिमाग चलाया हो? जी, नहीं समझ आ रहा या लिंक नहीं कर रहा? चलो मैं इतना हिंट देता हूँ, इस सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी से आया पेपर। अब जरा समझो क्या कहने की कोशिश की उसने। उसने कहा बीटी ने एग्री किया कि 900 ऑटोमेटिक मशीन्स भेजेगा ओएल को। मशीन वर टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम सिंगापुर। मशीन हमने सिंगापुर से लेनी है। However, the machine could not be imported due to political unrest in Singapore. अब सिंगापुर की कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है। BT informed OL that the import from Singapore is impossible. BT ने रोला मचा दिया है कि ये सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, वॉइड, और इसमें डैमेजेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रोमिसर होता। Therefore, मशीन में इंस्टेड बी इंपोर्टेड फ्रॉम ताइवान। तो मैं ताइवान से मंगवा रहा हूं, वो ले लो चुप करके। डिस्कस वेदर बीटी एक्सक्यूज इज वैलिड। पहले तो यहां पे बात करते हैं, क्या बीटी का एक्सक्यूज वैलिड है? अच्छा, और कोई अच्छा आंसर प्लीज। ये आंसर गलत है जो दे रहे हैं, आगे और कोई अच्छा आंसर। जरा प्लीज जरा थोड़ा दिमाग लड़ाएं और इम्पॉसिबिलिटी की एक्सेप्शंस पे आए, जरा दिमाग में लेकर आए। इम्पॉसिबिलिटी के कुछ एक्सेप्शन भी थे जिसमें हमने कहा था कि ये बहाना नहीं चलेगा, ये सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। उनमें बहानों में एक बहाना ये था कि अगर ये महंगी हो जाए, लेस कॉस्टली हो जाए, लेस बेनिफिशियल मोर कॉस्टली हो जाए। फिर एक बहाना ये भी था कि अगर तुम्हारी लेबर स्ट्राइक हो गया है तो ये बहाना नहीं चलेगा। फिर ये भी पढ़ा था कि किसी मैन्युफैक्चरर पे तुम डिपेंडेंट हो किसी थर्ड पार्टी पे और वो तुम्हें सप्लाई नहीं करता, तो ये बहाना भी नहीं चलेगा। तो हम क्या हैं, सिंगापुर की किसी फैक्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट,
उसकी मुल्क में हालात, हमारा सर वो हो गया ना कि पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया था। उसकी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इंपोर्ट पे बैन नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, प्राइसेस ऊपर नीचे हो गई होंगी, लेकिन इंपोर्ट पे बैन नहीं है। इंपोर्ट पे बैन होता तो मैं कहता सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अच्छा, लोग सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का सहारा लेना क्यों चाहते थे? कि डैमेजेस ना पे करने पड़े। मेरी बातें याद आ रही हैं कुछ थोड़ी थोड़ी पुरानी, डैमेजेस ना पे करने पड़े, तो वो बहाना बनाना चाह रहा है बीटी। बहाना नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी क्या है? थर्ड पार्टी के ऊपर। थर्ड पार्टी ने अगर परफॉर्म नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। नहीं समझ आ रही? ऊपर से आ गई समझ सारी बातें? वॉइडेबल कैसे? उसने बता दिया कि मैं जो सिंगापुर से नहीं ला सकी, इस वजह आपको ताइवान की दे दी। तो वो बेटा अब मुझे एक बात बताओ, आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा था, दो वर्ड्स पढ़े थे, इनोवेशन और अल्टरेशन का एक पेज दिया था। एक एग्रीमेंट से दूसरा एग्रीमेंट रिप्लेस कर लिया जाता था, लेकिन उसमें एक बात मैंने समझाई थी कि दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ। तो अगर ये ऑल्टरेशन करना चाह रहे हो कि मुझसे सिंगापुर से नहीं अब ताइवान की आ रही है वहां से ले लो, तो ये ऑल्टरेशन है, और इसके लिए दोनों पार्टीज का एग्री होना जरूरी है, वरना ऑल्टरेशन एक वैलिड ऑल्टरेशन नहीं होगी। वो समझ आ रही है? चलो जरा आगे आओ, फिर एक और सवाल पढ़ो जरा, ये जरा सवाल पढ़ो प्लीज। सॉरी इसकी कलर आपको तंग कर रहा होगा, एक मिनट मैं इसका कलर ख़त्म कर देता हूँ। चलो चले प्लीज़, अब आपके लिए ज़रा इजी हो जाएगा पढ़ा। 4 पहुंच गए सारे। कोरिजन जी, क्या हुआ कि वो पर्सन क्या कर रहा था? थ्रेट किया उसने बीटी को कि उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर देगा, तो इनफैक्ट वो कोरिजन अप्लाई कर रहा है फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बीटी की कंसेंट क्या हो गई थी? डैमेज। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्री पार्टी। कौन सी है? बीटी है ना। बीटी की ऑप्शन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। तो उसने क्या पूछा हमसे? डिस्कस द स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट है? वॉइडेबल। आप अपना आंसर कैसे दोगे? द कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों तरीकों से शुरू कर सकते हो, आप केस डिस्कस कर लो फिर कंक्लूजन पे आ जाओ, या आप डायरेक्टली स्टार्ट कर दो, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बीटी। फिर बताओ क्यों? कि कोर्जन अप्लाई हुई थी बाय द अदर पार्टी और कंसेंट वाज डैमेज्ड, या BT consent was damaged by the coercion applied by the other party. That's all. Case closed. बात समझ आई? अच्छा चलो अगला पॉइंट जरा देखते हैं फिर। जरा 5th पॉइंट देखो, अभी हमने पहला पॉइंट नहीं डिस्कस किया। मैं आप लोगों को ना डर उतार रहा हूं सिर्फ कि पेपर इतना मुश्किल नहीं होता। ये कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है 15 मार्क्स का जो आप सॉल्व कर रहे हो। जी जी, प्रोडक्ट की सर ये डिस्काउंट प्राइस है, ये उन्होंने सही वाज़ेह नहीं बताई, सर्टेन नहीं है सर। वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स अनसर्टन है, याद है आपने हम कहा था अनसर्टन टर्म हो, वेग हो, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सो उसने कहा 10% दे दूंगा या 15%, तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस, जो गुड्स की प्राइस है, ये क्या था चीज क्या थी? टेलीविजन सेट्स, उनकी प्राइस सर्टन नहीं है, इसका मतलब टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्टन नहीं है। सो यही इसी के ऊपर उसने केस स्टडी बनाई 3 नंबर की। क्या आपने कंक्लूड क्या करना था? जी बताइए। डिस्कस वेदर HL कैन होल्ड BL BT लायबल फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वाकई वो इस पे केस फाइल कर सकते हैं इसकी बेस के ऊपर? नो। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट क्या हो गया? वॉइड ड्यू टू अनसर्टनिटी इन्वॉल्व इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स ऑल, यही आंसर है इसका। फिर आप थोड़ा सा केस स्टडी लिंक कर दें साथ कि जो प्राइसेस हैं या जो डिस्काउंट है उसकी वजह से प्राइसेस अनसर्टन हो गई, तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन है।
इनके लिए बीच में जो लिखा वो तो नहीं नहीं, हाँ इसलिए तो मैं कहता होता था कि ये याद करने की जरूरत नहीं है प्रोविजन ऑफ लॉ, सिर्फ आपने इसेंस डैमेज नहीं करनी। कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि ये पेपर हैंडल करने के काबिल होता है? अभी हमने फर्स्ट पार्ट नहीं किया, बाकी सारे पार्ट्स हमने देख लिए हैं। फर्स्ट पार्ट जरा देख लेते हैं। हमने सेकंड कर लिया था, हाँ सेकंड कर लिया। फर्स्ट पार्ट प्लीज जरा एक दफा देख लें। क्या पूछना चाह रहा है जरा प्लीज बताइएगा। Who said that? Damages. Very good. Question damages के ऊपर है। सर ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, पहले वो बीटी की जो लायबिलिटी होगी वो भी नहीं, कंटिजेंट के केस में मैंने पढ़ाया, आप लोगों को याद हो तो मैं कहता होता था हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट हो। यहाँ पे हम ऐसी बात कोई नहीं पढ़ रहे, हम तो बस बता रहे हैं कि सप्लाई आ कहाँ से रही है। इसका मतलब ये थोड़ी हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है उसके ऊपर। डैमेजेस पे करेगा और बीटी ने आईएल को पे करने हैं वो भी पे। अच्छा अब इसमें देख लेते हैं। कहते हैं agreed to supply 500 electric oven to IL. The ovens were to be manufactured by AB. AB failed to supply the oven to BT. अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्डिनरी डैमेजेस लें या स्पेशल भी लें। अगर हम बीटी ने आईएल को इन्फॉर्म किया तो इसका मतलब हम अपना जब क्वेश्चन लिखेंगे मार्क्स भी ख्याल रखेंगे, 3 मार्क्स हैं तो ऑर्डिनरी की बात करते हैं पहले तो कि जनाब डैमेजेस क्या बनेंगे ऑर्डिनरी, क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हो, बीटी ने सप्लाई करना था ना, तो बीटी ने अगर सप्लाई ना किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा, तो बीटी क्या करेगा, डैमेजेस पे करेगा, ऑर्डिनरी डैमेजेस, ठीक है। और अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट टूटा है एबी ने, क्या एबी से रिकवरी हो सकती है, तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास। तो फिर उस केस को शायद ओपन करने की बजाय हम लिमिटेड वे में समझा देते हैं कि एबी ये पे करेगा डैमेजेस, अगर ये स्पेशली कम्युनिकेटेड हो एबी को तो रिकवर कर सकता है एबी से। मेरी बात याद आई है कुछ कि एक ऑर्डिनरी डैमेजेस थे जो हम एक फॉर्मूला बनाते थे, कौन सा, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और जब हम पढ़ रहे थे स्पेशल डैमेजेस तो उसमें हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन जरूरी है, नॉलेज जरूरी है, राइट, कि एबी को ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट उस पर डिपेंडेंट था। अब यहां पे देखो 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, द वन इज बिटवीन, प्लीज कौन कौन सा जरा बताइए, बीटी और आईएल, और दूसरा बेटे बीटी और एबी। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, इसमें हमें डैमेजेस पड़ गए। अब हमने इसमें देखने हैं क्या एबी से ये रिकवर करें हम, क्योंकि एबी ने एक्चुअली डिफॉल्ट किया। सो फिर हम ऑर्डिनरी डैमेजेस भी क्लेम करेंगे, स्पेशल तब करेंगे जब बीटी ने एबी को बताया हो कि जनाब आपकी सप्लाई पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिपेंडेंट है। सो दोनों बातें आप कर सकते हो लिमिटेड वे में। सो आप डिस्कस करोगे इस पॉइंट को बेटे, इसको डिस्कशन नहीं करोगे क्योंकि ये तो हो गया ना, जा रही है। तो 3 मार्क्स की बाउंड्री में रहते हुए इसका आंसर कर रहे हो आप, क्लियर। चलो बल्कि मैं तो ये कहता हूँ प्रोविजन को केस स्टडी में ही क्लब कर दो, बजाय कि अलग-अलग पहले प्रोविजन लिखो फिर उसको केस स्टडी से लिंक करो। तो डायरेक्टली बता दो कि दैट ही विल बी लायबल या दैट एबी विल बी लायबल टू बीटी इफ बीटी हैज कम्युनिकेटेड अर्लियर दैट अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या ऑन इट्स सप्लाई। सो ये था जी कॉन्ट्रैक्ट के पेज में से, कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर में से उसने 15 मार्क्स की केस स्टडी बिल्ड की, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल केसेस 3-3 मार्क्स के बिल्ड कर लिए। क्लियर, चलो शुक्र है। अच्छा अब एक चीज़ और समझा दूं यहीं पे कि जब आप बात करते हो ना बेटे इसकी केस स्टडी की, तो केस स्टडी दोबारा एज इट इज़ नहीं आएगी, लेकिन केस स्टडी जिस प्रोविजन पे बेस करती है वो प्रोविजन दोबारा टेस्ट हो सकती है। देखो हो सकता है आज आपने अभी डिस्कस किया एक्सेप्शन में से कुछ, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन डिस्कस की, हो सकता है वो एक्सेप्शन छोड़ के किसी और एक्सेप्शन के ऊपर केस बन जाए। सो केस स्टडी एज इट इज कॉपी नहीं होगी दोबारा, लेकिन उसी प्रोविजन ऑफ लॉ में से कोई नई केस स्टडी बन सकती है, बनाना मुश्किल नहीं है। चलो जरा थोड़ा हौसला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट भी देख लिया, थोड़ा सा 16, 17, 18 भी देख लिया। चलो जरा चैप्टर नंबर 1 भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा आ जाते हैं। ले जी ये एमसीक्यूज खत्म हुए। ले जी ये क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है जी, माशाल्लाह जी। तो ये दोबारा नहीं आना, माशाल्लाह दोबारा नहीं आना। तो इसका मतलब डिफरेंसेस तो नहीं आने वाले। अब 5 नंबर का सवाल, ये वो नंबर है जो अभी तक आपने मुफ्त के नंबर, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं छेड़ना, वो तो मैंने वैसे ही करवा दिया ना, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं।
हम छेड़ रहे हैं उन चैप्टर्स को जिनने हमारा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, जिसने हमें नुकसान नहीं देना। तो क्वेश्चन नंबर 2 ने हमें नुकसान नहीं देना 5 मार्क्स का। ये मैंने वो लिस्ट बनाई है जिसने हमें बिल्कुल नुकसान नहीं देना। बाकी एरिया पूरा पड़ा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस बार वो जो केसेस हैं लॉ मेकिंग के नेशनल असेंबली कर दे तो उस पे आ सकता है, लॉ मेकिंग पे आ सकता है, चांसेस ब्राइट हैं उसके। लेकिन प्लीज़ ये कोई दावा नहीं है कि यही आएगा, ये ना हो तुम लोग बाहर पत्थर लेके खड़े हो के सर ने कहा था। सो ये भी आसान है सवाल, क्लियर। अब ज़रा आते हैं एक और एरिया। अच्छा यहाँ तक अब मैं कहता हूँ कि यहाँ तक वो एरिया है, कह रहा था कि आप फर्स्ट आवर में करें ताकि आप उस फियर से बाहर आ जाओ, उस एग्जाम प्रेशर से। बस ये इतना ही। कितने मार्क्स बन गए वैसे ये देखो, 23, 7, 30, 35 ये मार्क्स हैं और 15 ये 50 मार्क्स वाकई। अच्छा आपकी बारी पे भी इसी तरह पेपर 50 मार्क्स तक का इजी पेपर होता है। स्टूडेंट पता है क्या करता है, स्टूडेंट परेशान वाले क्वेश्चनों पे हाथ डालता है, उनमें उलझ जाता है, और जब इनकी बारी आती है तो बेवकूफ़ इनको भी गलत सॉल्व कर देता है, या उन पे इतनी कंसंट्रेशन नहीं करता क्योंकि परेशान हो गया होता है। तो यार आप पहले ढूंढ लो ऐसे क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट अच्छा लगता है, करो, बी नहीं आता छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। मैं तो आपको पहले भी कहा कि ये ज़रूरी नहीं, ये लाहौर बोर्ड नहीं है या इंटरमीडिएट नहीं कर रहे आप कि पार्ट ए के साथ बी आता होगा तो सॉल्व करना है। भाई पार्ट ए आता है, पार्ट ए लिखो, सॉल्व करो, अगले 8 क्वेश्चन पे चले जाओ। जब कभी दोबारा बी पार्ट के लिए टाइम बचे तो दोबारा सॉल्व कर देना। एग्जामिनर को कोई तकलीफ नहीं है बेटे, उसको पेपर स्कैन होके मिलना है और उसको एक जगह पे सवाल मिलने हैं, उसको ढूंढने नहीं पड़ने हैं। टीम बैठी है पूरी जो आपका 7 के दोनों पार्ट्स पूरे करेगी और स्कैन करके आपके एग्जामिनर को भेजेगी। सो आप परेशान ना हो कि आपने पार्ट ए पहले सॉल्व करना है तो बी भी साथ ही सॉल्व करना है। मुझे इनमें से किसी का नहीं आता होगा पार्ट, जिसमें फॉर एग्जांपल 7 A B C हैं, मुझे बी नहीं आता, मैं 7 का ए और सी सॉल्व करूंगा, बी छोड़ दूंगा बेटे। बाद में कभी कहीं से नकल मारने का मौका मिला तो मार मोड़ लेंगे, ठीक है। साथ वाले दोस्त से पूछ लेंगे चल डेफिनेशन दिखा दे, सो कर लेंगे, ठीक है। मैं सजेस्ट नहीं करता ऐसी बुरी बात है, इसको पता ही नहीं है। हम लोगों ने 2 दोस्त थे, हम 3 दोस्त हैं एक्चुअली जो क्वालिफाइड हैं, और हम लोगों का आपस में जो एक तखल्लुस इस्तेमाल होता है वो आगा के नाम से होता है, मतलब कि एवरीवन कॉल अदर वन आगा, ठीक है। अब पता नहीं क्यों ये रखा गया, मुझे कुछ नहीं याद। सो हर कोई दूसरे को आगा कहता है। तीनों BM के पेपर में बैठे हुए थे, CA फाइनल के पेपर में, लाइट चले गई हॉल की, अब वो उस वक्त नहीं सही हुई, ठीक है। आगा सवाल नंबर ये वाला बता, अब एग्जामिनर आगा ढूंढ रहा, आगा है कहाँ पे, ना मेरे पेपर पे आगा लिखा हुआ ना उसके पेपर पे आगा लिखा हुआ है, तो कोई भी आगा नहीं है। अच्छा नाम किसी का नहीं है उसका, वो नाम में अगर दोस्त का नाम तो हसन था, मैं था, अली था, हम तीनों क्वालिफाइड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो उसको कहना पेपर दिखा, अच्छा। और हम ये नहीं कि हम उसे कहते पेपर में क्या क्वेश्चन का लिखना है, हम सिर्फ चूँकि तैयारी इकट्ठे करते थे तो उसे कहते, उससे सिर्फ कंफर्म करता था इस क्वेश्चन का यही आंसर लिखना है, वो कहता था हाँ यही लिखना है, ओके परफेक्ट। सो इस तरीके से बहुत किया, पास हो गए सब, BM के पेपर में सारे पास, दोनों पास हम लोग। सो ऐसा हो जाता है, कभी कभी लक साथ दे देती है आपकी। नहीं करना चाहिए वैसे, नकल नहीं मारनी चाहिए, पकड़े गए तो बड़ा नुकसान होता है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, हमने फ़ायदा उठाया। आइंदा से तखल्लुस रख लो आगा। सो एग्जामिनर ना ढूंढ रहा था आगा, लिटरली एक टाइम आया जब एग्जामिनर आगा ढूंढना शुरू हो गया, पेपरों के ऊपर से ना क्वेश्चन नेम पढ़ना शुरू हो गया कि कौन कौन बैठा हुआ है। तो फीमेल एक बैठी हुई थी जो तंग हो रही थी हमारी वजह से, कोई मतलब स्टूडेंट थी आगे बैठी हुई थी, तो हम जब आगा लगे हुए हैं और एक दूसरे को, और ये ऐसा नहीं है कि कोई मैंने 10-15 मिनट किया है, पूरे 3 घंटे चला है आगा। ओके, सो 3 घंटे के बाद वो फीमेल, चूँकि आधे घंटे बाद उसे समझ आ गई ये तंग कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसने बड़ी दफ़ा कोशिश की एग्जामिनर को बताने की ये 2 आ गए हैं, लेकिन एग्जामिनर के पास कोई सबूत नहीं होता था आंखों का। चलो जी प्लीज़ वापस आते हैं, इट वॉज अ फनी थिंग। चलो जी प्लीज़ वापस आते हैं। अच्छा ये मार्क्स आपको ये रियलाइज़ करवा रहा हूँ कि ये वो नंबर हैं जो आपको उस टाइम में प्रेशर में से निकाल लेंगे। 50 मार्क्स का मतलब है अगर मैं 1.8 से मल्टीप्लाई करूँ तो हाफ ऑफ योर टाइम, 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे बाद ना आप लड़ाके होगे, और लड़ाके क्या, मोटिवेशन लेवल का एक आसमानों पे होगा, किसी भी क्वेश्चन से निबट लोगे इसके बाद। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैंने तो बड़ा सेफ साइड कहा था ना 35, मुझे तो लगता है आप इतने नंबर मिल जाएं तो इतने के बाद तो आप वैसे ही लड़ पाओगे किसी से भी। इन सवालों के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर लो, नहीं तो मैंने सजेस्ट किया हुआ कौन सा, निगोशिएबल, सबसे आसान टॉपिक। तो ज़रा निगोशिएबल को भी एक नज़र मार लेते हैं अब अगर खोला ही हुआ पेपर तो, ताकि पेपर का मेजर एरिया ख़त्म, मेजर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब ये देखो जी, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा है निगोशिएबल से, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5, 6, 7, 8 मार्क्स।
और बाकी 2 मार्क्स एमसीक्यूज। क्लियर? यही हमने तय किया हुआ था। अच्छा, इसने इस बार ज़्यादा नहीं दिया पेपर इस बार, वरना यूजुअली क्या होता था आपको 15, मैंने आपको बताया हुआ 15 मार्क्स तक का पेपर आता है, ऐसा ही है। लेकिन सम टाइम्स वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहे तो उस पर कोई पाबंदी नहीं आए कि आप अपनी ग्रिड से चेंज कर सकता है। लीजिए एक क्वेश्चन है, पहले जरा मैं आसान देखो, वंस अगेन मैं इनमें से आसान वाला क्वेश्चन देखूं तो ये है, सर्कमवेंट द बैंकर मस्ट रिफ्यूज द पेमेंट। वो याद है काउंटर मांड वाली बात, बंदा मर जाए तो बैंक तब भी रिफ्यूज कर सकता है। वो 3 बातें छोटी छोटी सी जो लिखी हुई थी, सो वो पूछी कितने मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 बातें 3 मार्क्स पूरे। कितने मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने में? 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट, नंबर पूरे खत्म। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। हमने सवाल शुरू करना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी पहले सॉल्व कर लो, कोई मसला नहीं है यार। ये कहां पे लिखा हुआ है पहले पार्ट ए ही सॉल्व करना है सवाल में? नहीं, आप सी सॉल्व कर लो। मैं स्टूडेंट हूं, मैं पहले ये सॉल्व करूं, फिर मैं आऊं इस केस स्टडी के ऊपर कि अच्छा आप केस स्टडी सॉल्व करनी है। तो जरा केस स्टडी पढ़ते हैं, पढ़े जरा प्लीज जी एक दफा केस स्टडी। मैं अपनी शेयर ही आगे कर लेता हूँ मेरे लिए विजिबल। मैं चाह रहा हूँ कि चलें, आज आप आए हुए हैं तो अभी पास पेपर डिस्कशन शुरू हुई है, तो ये आप जरा अपना फियर उतार ही लें इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए पढ़ना है, बी नहीं पढ़ना अभी, बी कंफ्यूज कर देगा साथ ही, सिर्फ ए पे कॉन्सेंट्रेट करें। पहले जरा सोचो और पहले जरा, और मैंने हर 1000 दफा कहा है कि रिक्वायरमेंट बड़े गौर से पढ़ा करो। उसने पूछा आपसे कि बताओ क्या XBL कौन सा है? पेइंग बैंकर। क्या पेइंग बैंकर लायबल होगा ट्रू ओनर को इफ द चेक वर क्लियर्ड एंड फंड्स वर ट्रांसफर टू RDBL? आपने अपना कंक्लूजन देना है कि पेइंग बैंकर जिम्मेदार है ट्रू ओनर को इस पेमेंट के बाद भी या नहीं, बस ये आपका क्वेश्चन है। नहीं होगा। आप कहते हो नहीं होगा, क्यों? कोई एक वर्ड, मैं कहता हूं 2 वर्ड्स हैं, उसी में आंसर बता दो। सर वो चेक के ऊपर नाम देखेगा, साइन देखेगा। ये तो एक्सप्लेनेशन है, कोई और अच्छा वर्ड? नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये सारी बातें एक्सप्लेनेशन है। मैं कह रहा हूं क्यों जिम्मेदार होगा XBL? पेमेंट इन ड्यू कोर्स। शाबाश, पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं करा। ये बेटा ढूंढना चाह रहा था वर्ड, इसको मिल नहीं रहा। स्पेशली क्रॉस था, बैंक का नाम। स्पेशली क्रॉस क्या होता है? जिसके ऊपर आपने कलेक्टिंग बैंकर का नाम लिखा होता है। तो बेटे का क्वेश्चन, मतलब बेटे ने हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जब उसने बता दिया कि भाई बैंक ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं किया। अब जो बाकी बातें हैं ना वो एक्सप्लेनेशन है कि नेग्लिजेंस कैसे हुई। मेरी बात समझ पाए हो? सिर्फ एक लाइन थी जो उस बेटे ने बोली और वो कंक्लूजन था इसका कि बैंक ट्रू ऑनर को लायबल होगा इवन आफ्टर द पेमेंट बिकॉज द पेमेंट वॉज नॉट मेड इन ड्यू कोर्स। इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस ये हो गया। इसके बाद फिर केस डिस्कस करेंगे कि भाई क्या हुआ, ये स्पेशली क्रॉस था, कलेक्टिंग बैंकर का नाम मेंशन था, तो फिर किसी और कलेक्टिंग बैंकर ने क्यों इसको, या XBL ने क्यों एंटरटेन किया इसको, उसे रिफ्यूज कर देना चाहिए था इसकी पेमेंट को। सो इट्स अ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ XBL, सो ही विल बी लायबल टुवर्ड्स द ट्रू ओनर। एक लाइन में पूरा आंसर था। इस बेटे ने बिल्कुल सही केस किया। बात समझ आ रही है? सो आसान सवाल था कि मुश्किल था? जितना मर्जी केस स्टडी मुश्किल बनाई हो, लेकिन बेस में क्लियर हो गया। एक पॉइंट ने क्लियर कर दिया सारा। समझ आई? ऐसे ही हुआ है ना कि देखो 2 बैंक्स डिफरेंट हैं। नीचे वाला रोडियम बैंक है, ऊपर वाले किसके नाम था कलेक्टिंग बैंकर का? रेनियम, जो भी है, ठीक है, RNBL, और नीचे RDBL। इसका मतलब है इस नाम पे क्रॉस हुआ था और इधर रिप्रेजेंट हुआ, ठीक है। इसका मतलब कलेक्ट, स्पेशली क्रॉस की तो धज्जियां उड़ गई। स्पेशली क्रॉस का तो मतलब ही यही है कि अब सिर्फ उसी कलेक्टिंग बैंक में जमा होगा वो चेक। तो फिर यहीं से XBL के कान खड़े हो जाने चाहिए थे, अलर्ट हो जाना चाहिए था। मेरी बात समझ पाए हो? सब कंक्लूड कर पाए हो यहां तक? चलूं आगे? चलो अगली बात पे आते हैं। कोई ऐसा जिसको ना समझ आई हो केस स्टडी? आ गई? प्लीज अब बी पार्ट इसके साथ लिंक कीजिए।
जी, अब चोरी जो हो रही है वो प्रॉपर्ली प्लान के साथ हो रही है। अब कलेक्टिंग बैंक वही इस्तेमाल किया जा रहा है, कस्टमर का नाम भी वही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अकाउंट बंदा कौन है? फेक है, गालिब महमूद। तो क्या होगा अब? ये पेमेंट क्या होगी? पेमेंट इन, अगर बैंक ने अपनी तरफ से हर चीज वेरीफाई कर ली है, कलेक्टिंग बैंकर भी वेरीफाई कर लिया, पेमेंट भी उसी बैंक में जा रही है, यानी कलेक्टिंग बैंकर RNBL ही रिसीव कर रहा है पेमेंट, लेकिन बंदा जो गालिब महमूद है वो फेक गालिब महमूद है, लेकिन बैंक के पास कोई रास्ता नहीं है इस गालिब महमूद को आइडेंटिफाई करने का। लेकिन बैंक ने अपनी तरफ से नेग्लिजेंस नहीं शो की, उसने ड्यू केयर की होगी, चेक देखा होगा, डेट देखी होगी, अल्ट्रेशन देखी होगी। बुरी बातें कौन फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। BM का पेपर ना किसी टाइम पे, बल्कि अब भी BM तो है CFA फाइनल में BM का पेपर वो पेपर था जिससे जान जाती थी, क्योंकि उसकी कोई गाइडलाइन ही नहीं होती थी उस पेपर की, इवन के टीचर्स को भी नहीं समझ आती थी कि क्या बताना है। रिकॉर्डिंग चल रही है, वेरी गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा जी, प्लीज अभी ऑन हो, एक मिनट। ये भी तो चीज़ हो सकती है, जैसे कि चेक के ऊपर एक बैंक का नाम लिखा हुआ है स्पेशली क्रॉस पे, ठीक है, अब वही चेक किसी और बैंक में जाके जमा करवा दिया जाता है, तो वो जो बैंक कलेक्टिंग बैंकर को रिफ्यूज कर देना चाहिए फौरन से पहले। यूज कर देना हाँ चाहिए, जी, अगर वो फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो पहली गलती हुई कलेक्टिंग बैंकर की, फिर उसके बाद कलेक्टिंग बैंकर ने भेजा होगा क्लियरिंग में, तो किस पेइंग बैंकर ने, किस हकीम ने कहा था कि वो पास कर दे? अगर वो भी पास कर दे तो दोनों की गलती हो गई। लेकिन अब पैसे देने किसने हैं? पेइंग बैंकर ने, तो अल्टीमेटली नुकसान कौन बियर कर रहा होगा? पेइंग बैंकर। बात समझ आई जी? इस बेटे का क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? चलो, नो सर। देखो उसका मतलब ये है कि अगर देखो जिस तरह RNBL का चेक था लेकिन RDL में चला गया, ठीक है, तो उसूलन कलेक्टिंग बैंकर को ही रिफ्यूज कर देना चाहिए था। पहली गलती तो कलेक्टिंग बैंकर ने की, फिर दूसरी गलती वो क्लियरिंग में गया होगा XBL के पास, XBL ने भी पास कर दिया, दूसरी गलती XBL ने की, लेकिन पेमेंट दे कौन रहा है? ड्रॉअर कौन है? ड्रॉई कौन है इस केस में? XBL। He has given instruction by the client to pay, तो फिर भुगतेगा कौन? XBL। चलो ये बात भी समझ आ गई जी, दूसरा पॉइंट समझ आ गया। तो इन दोनों क्वेश्चन का जो बेस था या फाउंडेशन या ये पिलर जिस पे उसने बुनियाद रखी सारी, वो क्या थी? पेमेंट इन ड्यू कोर्स। क्लियर? सो 3, 2, 3, 6 और 2, 8 मार्क्स हैंडल हो सकते थे। मैं ये नहीं अब कह रहा यहां पे दिमाग नहीं इस्तेमाल हो रहा, नहीं नहीं, ये अब इसके बाद जब आप लड़ाकू बन गए हो, 1.5 घंटे से आगे आ गए हो, तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से इंटरप्रेट कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ गया होगा एक, और एग्जाम का प्रेशर भी कम हो गया होगा, हाथ और दिमाग दोनों अलाइन हो चुके होंगे। करो इसे सॉल्व। क्लियर? इसके बाद आता है फिर वो पार्टनरशिप, तो इंशाल्लाह उसके बाद पार्टनरशिप बाद में ये ख़त्म करने के बाद करेंगे। ठीक हो गया जी? सो मैंने आप लोगों को रियलाइज़ करवाया चैप्टर 1, फिर उसके बाद चैप्टर 16, 17, 18, फिर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर रियलाइज़ करवाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट की केस स्टडी कराई है और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन करा दिया। अब सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया एंड दैट इज़ पार्टनरशिप। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक आधा क्वेश्चन और है कॉन्ट्रैक्ट का, तो इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे, बस वो रह गया पेपर में। क्लियर? चलो आ जाओ पढ़ते हैं पार्टनरशिप। तो इसीलिए आप लोगों की क्लास ना यहाँ पे कॉल कर ली थी कि हम लोग जी थ्योरी बेटा ऊंची थ्योरी ज़्यादा आती है। ये कैसे कंक्लूड किया आपने? नहीं, आप जब मार्क्स डिवाइड करोगे जिस तरह मैंने बताए हुए हैं कैलकुलेशन के मुताबिक, जो ICAP का डायरेक्टिव है वो तो फिर ये है ना बेटे, ये देखो क्या था, 85 मार्क्स में से 34 जो है वो डिस्क्रिप्टिव हैं बेटे, और बाकी 51 जो है वो केस स्टडीज हैं। तो डिस्क्रिप्टिव देखो ना है बेटा, वो डिस्क्रिप्टिव अलग काउंट करता है। और मैंने ये भी कहा हुआ है कि 34, 51 में वेरिएशन वो डाल सकता है, ये उसके लिए बाइंडिंग नहीं है कि वो 34 ही पूछेगा, वो 34 से कम भी पूछ सकता है, आपकी खुशकिस्मती है 34 से ज़्यादा भी पूछ सकता है। मेरी बात समझ आई? अभी तक देखो ना कितने मार्क्स आप लोगों ने, ABC जो था ये डिस्क्रिप्टिव था, ये भी डिस्क्रिप्टिव था 10 का AB, ये भी डिस्क्रिप्टिव था और ये भी डिस्क्रिप्टिव था। टोटल कितने मार्क्स हुए? 35 मार्क्स।
हाँ 3 मान वो भी हो गए, 39 पे चला गया, 38 पे चला गया। बात समझ आ रही है? तो एक्सीड हो गया इस लिमिट से, तो कोई मसला नहीं। ये खुशकिस्मती होती है एक्सीड हो जाए तो, नहीं तो केस स्टडी एक्सीड हो ना तो टाइम देखो ना, एग्जामिनर ने अपना साथ साथ पेपर भी बैलेंस करना है कि मैं जहाँ पे टाइम, अगर इसका मैं आपको बताता हूँ उसने किया क्या, मैं आपको बताता हूँ। उसने पार्टनरशिप की केस स्टडीज़ इतनी टेक्निकल दी हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट का टाइम ज़ाया करवाया है, तो फिर कहीं पे बैलेंस करने के लिए उसने टाइम को सेव भी तो करवाना था। तो ये वो क्वेश्चन थे जहाँ पे टाइम सेवर थे। जो बात समझ आ रही है? चलो कोई नहीं, आ जाएगी समझ। चलो जी प्लीज़ आ जाइए चैप्टर 13 के ऊपर, अपने लास्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। मैं आपके 5-10 मिनट लूँगा एक्स्ट्रा आज, कोई मसला तो नहीं है ना? ये तो आपकी हेल्प के लिए बोला था मैंने, खोला था। नहीं अभी तक हमने पढ़ा कुछ नहीं ना घर के लिए, वो तो मैंने वैसे ही अच्छा पास पेपर मैंने नीचे रखवा दिया हुआ कॉपियर, या ऊपर पता नहीं कॉपियर जहाँ पे भी है मैंने उसके पास रखवा दिया हुआ कॉपी। तो आप अगर में से कोई अगर कलेक्ट करना चाहे इस पास पेपर की कॉपी, तो वो उसके सोल्यूशन और क्वेश्चन पेपर कैरी कर सकता है। कौन सी? वो भी उसके पास हैं, उसके पास ही हैं, उसके पास मौजूद है। अच्छा जी प्लीज़, अथॉरिटी एंड लैब। अच्छा अब देखो ज़रा चैप्टर का नाम सुनो। चैप्टर का नाम रिलेशनशिप, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी। हम 2 तरह की चीज़ें पढ़ते थे ना, टूवर्ड्स थर्ड पार्टी और अमंग पार्टनर्स। तो हमने पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा है? अमंग पार्टनर्स। अब क्या पढ़ने लगे हैं? थर्ड पार्टी को फर्म कब जिम्मेदार होगी। 2 तरह की लायबिलिटी थी ना, लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी और लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स। तो हम लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स डिस्कस कर चुके चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर 13 में जी ये मिला दो, लो यार ना परेशान हो। चैप्टर नंबर 13 में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या फर्म लायबल है फॉर द एक्शंस ऑफ द अदर पार्टनर्स। यानी हम यहाँ देखने लगे हैं एजेंसी रिलेशनशिप को। एजेंसी रिलेशनशिप देखने जाएंगे तो फिर चैप्टर 10 याद करो, वहाँ पे हमने कुछ अथॉरिटीज़ डिस्कस की थी। याद है एक एजेंट की अथॉरिटीज़ होती थी क्या क्या? एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, अपेरेंट। सो वही अथॉरिटीज़ का आज यहाँ डिटेल डिस्कशन करेंगे हम, क्योंकि आज हम देखेंगे कि क्या फर्म लायबल है या नहीं है। अब देखो ज़रा मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ। सपोज ये मैं हूँ, सलमान साहब हैं, और सलमान साहब रियल एग्जांपल देने लगा जी, टैक्स डिपार्टमेंट के सामने जा रहे हैं और टैक्स डिपार्टमेंट को जाके से रिप्रेजेंटेशंस देंगे या केस डिस्कस करेंगे। और केस किसका है? इन्हें रुडोल्फ पाकिस्तान ने अपॉइंट किया है एज एन एजेंट। सपोज रुडोल्फ पाकिस्तान ने इन्हें अपॉइंट किया है। अब ये एजेंट है और ये प्रिंसिपल है, यही बातें पढ़ी हुई हमने जी। और ये हमारी थर्ड पार्टी है। सलमान कोई भी रिप्रेजेंटेशन देगा थर्ड पार्टी के सामने तो बाउंड कौन होगा? मैंने एक हरकत ऐसी भी की थी, जैसा मैं पिछली क्लास में भी बता रहा था, कि मैं एक दफ़ा केस डिस्कस करने गया विद माय डिप्टी मैनेजर। तो हम कमिश्नर के सामने बैठे, तो कमिश्नर ने कहा ये फ़लाँ चीज़ आपके पास ऑर्डर आ गया हुआ। मैंने उसे कह दिया हाँ, वो पेनल्टी पड़ी थी। सो वो गलती ये थी कि मैंने गलत चीज़ कमिट कर ली थी, और लेटर ऑन मुझे मैनेजर ने बताया कि डिप्टी मैनेजर के सर आपने गलत बोल दिया। तो मैंने कहा जॉब का मामला है, तेरी मेरी नहीं, खामोश रहा। सो द पॉइंट इज़, ये रियलिटी यही थी, क्योंकि उसकी वजह से कमिश्नर ने हमें 8 लाख रुपए का जो भी फ़ाइन करना था कंपनी को फ़ाइन किया। क्या गलती कंपनी की थी? किसकी थी? एजेंट की। फंसा कौन? कंपनी। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ एजेंट का कोई रिलेशनशिप नहीं है। एजेंट क्या करता है? सिर्फ निगोशिएट, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देता है। कॉन्ट्रैक्ट किन के दरमियान होता है? प्रिंसिपल और सो इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था ना। ये तो खाली रिप्रेजेंटेशन दे रहा था। सो पेनल्टी पड़ी कमिश्नर की तरफ से रुडोल्फ पाकिस्तान को। तो जरा ये देखिएगा, थर्ड पार्टी ने रुडोल्फ पाकिस्तान के ऊपर से पेनल्टी इंपोज की ₹3 लाख की। अच्छा, कंपनी को बेशक अब पता लग जाए यूट्यूब की वीडियो देख के कि अच्छा ये सलमान की वजह से पड़ी। सो 3 लाख रुपए की पेनल्टी थर्ड पार्टी को, रुडोल्फ पाकिस्तान को पड़ गई थर्ड पार्टी की तरफ से। ठीक हो गया। अब ये तो हो गई लायबिलिटी टूवर्ड्स
थर्ड पार्टी। जी, प्रिंसिपल की लायबिलिटी है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। गलती प्रिंसिपल की है? नो, एजेंट की। लेकिन थर्ड पार्टी को भुगतना तो पड़ेगा प्रिंसिपल को। इसका मतलब एक एजेंट के एक्शन ने प्रिंसिपल को बाउंड कर दिया, हालांकि प्रिंसिपल की गलती कोई नहीं थी। अब जब प्रिंसिपल घर आए और रडोल्फ पाकिस्तान को पता लगे सलमान साहब थे जिनकी मिस्टेक की वजह से ये पेनल्टी पड़ी है, तो रडोल्फ पाकिस्तान क्या करेगी? मेरी सैलरी से काटेगी नहीं, रीइंबर्स करेगी ना ये पैसे। तो फिर वो, इसका मतलब जब घर आएगी तो फिर होगा रडोल्फ पाकिस्तान और मुकाबला रडोल्फ पाकिस्तान में और सलमान में, यानी अमंग देम। आगा सलमान, तुम मजाक ही बना लो, आगा सलमान, अमंग देम सेल्फ। ठीक है, फिर इसमें देखा जाएगा क्या सलमान की मिस्टेक थी। इफ यस, सलमान इज लायबल टुवर्ड्स प्रिंसिपल, सलमान रीपे करेगा रडोल्फ पाकिस्तान को। सलमान का कोई ताल्लुक नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप यहां नहीं है, यहां है। हो, बात समझ आई है? ये पुरानी बात थी। अब अगर आपको याद हो तो ये था एजेंसी के पॉइंट से। अब जरा इसको पार्टनरशिप में फिट करते हैं। तो क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट का रोल प्ले नहीं करता? सो क्या एक पार्टनर अपनी हरकतों की वजह से पूरी फर्म को बाउंड नहीं करता? कर सकता है, लेकिन हमें देखना होगा अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स को कि क्या आया सलमान के एक्शन की वजह से। सपोज अज्यूमिंग सलमान पार्टनर है, मैं इसको जरा चेंज कर लेता हूँ, ये पार्टनर है सलमान लेकिन बिहेव कर रहा है एज एन एजेंट, और यहाँ रडोल्फ पाकिस्तान की जगह XYZ फर्म है कोई जिसमें सलमान क्या है? पार्टनर। मैंने फिट कर दी इसी एग्जाम्पल को, इसी एजेंसी रिलेशनशिप को पार्टनरशिप में, क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि पार्टनरशिप की पूरी बुनियाद किस पे खड़ी है? एजेंसी रिलेशनशिप पे। सो अब देखना होगा हमें कि क्या सलमान के एक्शन की वजह से, सलमान का लिया गया एक्शन क्या प्रिंसिपल को बाउंड करता है या नहीं करता। हमें ये देखना है वेदर प्रिंसिपल वुड बी बाउंड बाय द एक्शन टेकन बाय सलमान। और प्रिंसिपल कौन है? फर्म। तो इसका मतलब मैं अगर क्वेश्चन को क्लैरिफाई करूं तो मैं क्वेश्चन ये कहना चाह रहा हूं, वेदर फर्म वुड बी लायबल फॉर एक्शंस टेकन बाय एजेंट या टेकन बाय पार्टनर जो कि बिहेव कर रहा है एज एन एजेंट। सो मैं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढूंगा इस पूरे चैप्टर में। पिछले चैप्टर में मैंने एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढा था, क्या एजेंट, क्या कोई पार्टनर लायबल है टुवर्ड्स द फर्म, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। और यहां पे मैं क्या आंसर ढूंढूंगा? वेदर फर्म वुड बी लायबल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी फॉर द एक्शन टेकन बाय द एजेंट। दोनों में फर्क आ गया। हमने कहा जो पिछले चैप्टर में पढ़ी है वो लायबिलिटी थी अमंग देमसेल्फ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या ये फर्म भी लायबल होगी कि नहीं होगी। किसको लायबल? लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। किसके एक्शंस की वजह से? उस एजेंट के एक्शन की वजह से। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस पूरे चैप्टर के अंदर है। हम सिर्फ इस एक पॉइंट पे बात कर रहे होंगे कि जी सलमान ने ये कर दिया, फर्म लायबल, सलमान ने ये कर दिया, नहीं लायबल। यही हो रहा होना। क्लियर? सो ये पढ़ने जा रहे हैं हम। और अगर आपको एजेंसी रिलेशनशिप का वंस अगेन थोड़ा सा पुराना चैप्टर याद हो, में हमने एक बात पढ़ी थी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी की। तो मैंने कहा था कि कई दफ़ा आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो लेकिन थर्ड पार्टी इनोसेंट है, उसे नहीं पता। याद है आपको बातें पढ़ी थी? तो हमने एक प्रिंसिपल डेवलप किया था कि थर्ड पार्टी इनोसेंट होगी तो प्रिंसिपल लायबल हो जाता था, और थर्ड पार्टी अगर इनोसेंट नहीं है तो प्रिंसिपल लायबल नहीं होता था। याद है ऐसी बात पड़ी थी? सो उसी प्रिंसिपल को यहाँ पे भी कहीं देखेंगे रिफ्लेक्शन उसकी, कि क्या थर्ड पार्टी इनोसेंट है, क्या थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि सलमान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। क्योंकि थर्ड पार्टी ने जब खड़े होना है ना, तो सपोज बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी बेकरी पे चले जाओ और सामने वाले पर्सन से जो उस कैश काउंटर पे खड़ा है, जब आप डील करते हो तो कभी उससे आपने कहा है कि चलो लाओ अपना एग्रीमेंट अंदर से, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी अथॉरिटीज क्या हैं।
आप उसे अपेरेंट अथॉरिटी की नज़र में एवेल्युएट करते हो, आप उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी की नज़र में उसे एवेल्युएट करते हो। मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल सिनेरियोज में एक थर्ड पार्टी या एक कस्टमर जब आपके स्टोर पे आ रहा है तो वो आपसे एग्रीमेंट नहीं मांगेगा, बल्कि वो इन्फर करेगा कि आप इस कॉस्ट्यूम में हो, आपने जलाल सन्स का कॉस्ट्यूम पहना हुआ, इसका मतलब आप इनके एजेंट हो। वो अज्यूम करेगा, वो इन्फर कर लेगा तुमसे, तुम्हें एग्रीमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जब भी हम अथॉरिटीज़ की बात करते हैं ना, किसी एजेंट की अथॉरिटी की, तो हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ थर्ड पार्टी, कि थर्ड पार्टी तुम्हें कैसे देख रही है। क्लियर? ये मैं यूं एक डायग्राम छोटी सी बनाऊं तो मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि ये थर्ड पार्टी की आया है जिसके अंदर वो एजेंट को इवैल्यूएट करता है कि इस एजेंट के पास एक्सप्रेस अथॉरिटी है, इम्प्लाइड है या फिर अपेरेंट अथॉरिटी है। तो ये जो आई साइड है ना, ये थर्ड पार्टी की होती है। और थर्ड पार्टी को कभी भी अगर प्रैक्टिकली देखोगे ये बात तो समझ ही नहीं आती। वो तुम्हें हमेशा इवैल्यूएट कर रहा होता है इम्प्लाइड की नजर में या अपेरेंट की मद में। समटाइम्स सर अक्सर सेल्स वाले आते हैं घर तक, वो दिखाते हैं कि ये मैं एजेंट हूँ। ठीक है, वो एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, वो एक्सप्रेस है। लेकिन अगर मेजर केसेस के अंदर जहां आप जा रहे हो, मैंने जैसा बिजनेस टर्म में कहा, आप नहीं पूछते उससे। कभी किसी ने जलाल सन्स का कॉस्ट्यूम या केक्स एंड बेक्स का कॉस्ट्यूम पहना हो तो आप उसे कहते हो कि तू एजेंट है, जरा दिखा मुझे एग्रीमेंट। नहीं, बात समझ आ रही है? टेक्निकल पॉसिबल नहीं है, हाँ हो भी सकता है। सो मैं कह रहा हूँ वो यूजुअली आपको फंसाता है इन 2-3 चीज़ों में, एजेंट की इम्प्लाइड अथॉरिटी से या अपेरेंट अथॉरिटी से। सो हमें इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है कि हमें सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, ये वाला। डन? बात समझ आई? तो जरा आ जाओ फिर 1 पॉइंट बस कर दें, बस 1 मिनट। ये 1.1 तो पढ़ लो, 1.1 और 2 छोटी सी बातें, पुरानी वाली बातें लिखी हुई नहीं है, जरा पढ़िए। A partner to be the agent of the firm, वो कहता है partner is the agent of the firm for the purpose of the business of the firm। और नीचे एग्जांपल वही पुरानी लिखी हुई है, वो चांद वाली, अली बिलाल चांद वाली, ये पहले भी पढ़ी है आपने चैप्टर 11 में, याद आ गई? चलो आगे चलो फिर जरा। 1.2 अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, 3 तरह की अथॉरिटी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, कौन कौन सी? एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और अपेरेंट। तो जरा देखो, द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर मीन्स द कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर टू बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट सिंस द पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल पर्सन। पार्टनरशिप एक लीगल पर्सन नहीं है, ये बात हम तय कर चुके हैं। सो फिर एग्रीमेंट क्या होता है? पार्टनर मस्ट एक्ट एज एन एजेंट फॉर द अदर पार्टनर्स। द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर मे बी एक्चुअल और इम्प्लाइड, और हमने तो तीसरी भी पढ़ी हुई है, अपेरेंट। सो एक्चुअल अथॉरिटी क्या होती है? जो गिवन है, और इम्प्लाइड क्या है? जो आप इन्फर करते हो फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस, कि ये रोज आता है, शॉप खोलता है, कैशियर गले पे बैठ जाता है, ये सेल भी कर सकता है, ये परचेज भी करता है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट, ही इज एंटाइटल्ड टू मेक द पेमेंट। ये क्या है? उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी। चलो बस यहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको आसानी फरमाए। एक पास पेपर कलेक्ट कर लीजिएगा कॉपियर से, ताकि आप उसको जी बोलिए। सॉरी, चैप्टर वाइज वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो भी उसके पास पढ़े हुए हैं बेटे, लेकिन वो पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 तक के पढ़े होंगे। उससे आगे वाले ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आगे वाले जो MCQ की एक्चुअल एग्जाम्पल्स थी उनको कॉपी बना के एग्जाम्पल के तौर पर ICAP ने अपनी बुक में डाल दिया हुआ है। जो डैमेजेस के चैप्टर में आप एग्जाम्पल्स देखी थी ना इतनी ज़्यादा, वो सारी एक्चुअल केस स्टडीज़ थी जो वहाँ से कॉपी की गई और आपकी एग्जाम्पल्स में डाल दी गई। तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस अलहदा से अवेलेबल। आपकी केस स्टडी क्या? सॉरी वही कह रहा हूँ ना, चैप्टर 2, 3, 4, 5 के गिवन है ऊपर, इसके आगे वाली नहीं दी, क्योंकि इससे आगे वाली सारी ऑलरेडी ICAP ने कॉपी कर लिया। वही कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ, 2, 3, 4, 5 की गिवन है ऊपर, उसके पास है, आप ले सकते हो उससे। मेरी तरफ से 2 दिन में कर लो, अगले मैं कर दूंगा चैप्टर। मेरा देखो, अगर मैंने एक प्रॉमिस किया हुआ था मैं पास पेपर भी कराऊंगा, देखा जाए तो मैंने बातों बातों में आज वो करा दी है, सिर्फ एक सवाल रह गया उसका, पार्टनरशिप का। हाँ ओके, थैंक यू।